सौरभ पांडे। प्रीवियस दो वीडियो में हमने सैम्पल पेपर सॉल्यूशन से सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है सेक्शन सी में आपको कि द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और आपका उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए ग्राफ गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इस तरीके से आपका चेंज हो रहा है। आपको कैलकुलेट ये करना है कि करंट टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगा और उसका ग्राफ क्या प्लॉट होगा। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड इन लूप एंड प्लॉट अ ग्राफ शोइंग इंड्यूस करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। जो करंट इंड्यूस होगी उसको फंक्शन ऑफ टाइम में आपको प्लॉट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.12 मीटर। जो लूप है आपको सर्कुलर गिवन है तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 0.12 का स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब हमें करंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कॉइल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उससे क्या फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो फार्मूला हमें पता है फैराडे लॉ से -d∅dt। और फ्लक्स का फार्मूला आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के टर्म में। क्या लिख सकते हैं -d/dt b इंटू ए। यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एरिया को बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका d/dt ऑफ b। इसको हम लिख सकते हैं -a/b2 मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड b2 - b1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। यहाँ पे जो पहला टाइम इंटरवल है वो 0 से 2 है, दूसरा टाइम इंटरवल 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है। तो टाइम इंटरवल जब 0 से 2 के बीच में है, जो आपका टाइम है वो 0 से 2 के बीच में है, तब अगर आपको ईएमएफ फाइंड करना हो तो उसको आप E1 लिख लीजिए। ये हो जाएगा -a। और 0 से 2 के बीच में देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। ये इसका वेरिएशन है, मतलब 1 से 0 के बीच में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे 1 - 0 इंक्रीज कर रहा है तो 1 - 0 और डिवाइडेड बाई t2 - t1 मतलब 2 - 0। तो ये आपका टर्म आ जाएगा ए की वैल्यू हमें पता है -4.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1/2 की टर्म। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ये आपका आ जाएगा -2.25 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ये आपका ईएमएफ आ गया। अगर ईएमएफ आ गया तो करंट आप फाइंड कर सकते हैं I1। ये हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा -2.25 इंटू 10⁻⁻2। और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, वो क्या है 8.5 ओम। 8.5 ओम। इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -2.6 माइक्रो एम्पियर में। हमें क्या करना है पहले 0 से 2 टाइम इंटरवल के बीच में ईएमएफ फाइंड कर लेना है। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड टाइम इंटरवल क्या है 2 से लेकर के 4 के बीच में। जब 2 से लेकर के 4 के बीच में टाइम इंटरवल है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका E2 लिख लेते हैं इसको -d/dt ऑफ b इंटू ए। फिर से एरिया बाहर हो जाएगी और यहाँ पे आपका बन जाएगा b2 - b1 मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई t2 - t1 चेंज इन टाइम। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 4 के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, कांस्टेंट है मतलब b2 - b1 ये टर्म क्या हो जाएगी 1 - 1। तो ये ईएमएफ मतलब 2 से 4 के बीच में जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0।
अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 है तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 मतलब जब टाइम इंटरवल 2 से 4 सेकेंड है उस टाइम पे जो करंट है वो 0 है। करंट 0 इसलिए है क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू 0 है, और ईएमएफ इसलिए 0 है क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तीसरे टाइम इंटरवल में अगर हम बात करें 4 to 6 के बीच में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये E3 हो जाएगा आपका -A। ये आपका पहले हम माइनस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, ये आपकी चेंज हो रही है 0 to 1 क्योंकि डिक्रीजिंग है। 0 to 1 मतलब 0 - 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 - 4। तो ये आपके माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी, सेम वैल्यू है बस मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस की जगह पे प्लस। तो ये हो जाएगा आपका +2.6 माइक्रो एम्पियर। तो हमने फाइंड किया कि 0 से 2 टाइम इंटरवल के बीच -2.6 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, आपका 2 से 4 के बीच में 0 और 4 से 6 के बीच में +2.6 मिली एम्पियर की जो करंट है। अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो करंट और टाइम के बीच में देखिए कैसा ग्राफ मिलेगा। इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं वैल्यू टाइम की इंटरवल की, ये का 2, 4 और 6, 0 से शुरू करके। तो 0 से 2 के बीच में 0 से इस एक्सिस पे आपका करंट है और इस एक्सिस पे टाइम है। देखिए 0 से 2 टाइम इंटरवल के बीच में जो करंट की वैल्यू -2.6, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, इसको हम ले लेते हैं -2.6, ये वाली वैल्यू हो गई। इसके बाद 2 से 4 के बीच में करंट क्या है, 0 है, मतलब ये वैल्यू। फिर 4 से 6 के बीच में +2.6 कहीं यहाँ पे। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा फॉर करंट एंड टाइम के लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से वेरी कर रहा हो। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन आया था जो ग्राफ से रिलेटेड था। एक एसी सोर्स का ईएमएफ दिया हुआ है आपका E = E0 sin ω t इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक कैपेसिटिव सर्किट है जिससे आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है, तो यहाँ से हम कैपेसिटर के लिए क्या लिख सकते हैं, V = पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, Q/C। यहाँ से Q क्या हो जाएगा, V × C, और V की वैल्यू ये आपका ईएमएफ है, ये हो जाएगा आपका V0 sin ω t × C, ऐसे लिख सकते हैं उसको, V0 C sin ω t। ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। अब ये चार्ज जो है इस कैपेसिटर के थ्रू जब फ्लो होगा तब क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। तो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की अगर वैल्यू हम लिखें तो I = होता है dQ/dt, मतलब d/dt ऑफ V0 C, और क्या टर्म आएगी, sin ω t। ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, V0, और C कांस्टेंट है, d/dt ऑफ sin ω t। और sin ω t को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से V0 C sin ω t का क्या मिल जाएगा, cos ω t × ω। यहाँ हम लिख सकते हैं V0 ωc, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos ω t। ये वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ से अगर इस cos ω t के टर्म को हमको साइन में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन, ये टर्म आपकी बन जाएगी I = V0 ωc, इसलिए हो जाएगा आपका साइन cos ω t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 + ω। क्योंकि हमको इस ईएमएफ और इस I के बीच में कंपैरिजन करना है तो दोनों को साइन के टर्म में ले गए हमने। क्या बना आपका, साइन π/2 + ω t। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं I = V0 डिवाइडेड बाई 1/ωc। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये ω/c की टर्म वापस ऊपर जाएगी। फिर यहाँ से इसको यहाँ लिख लीजिए, साइन π/2 + ω t।
ये टर्म बन गई। ये 1/ओमेगा c की जो टर्म आ रही है वो होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कैपेसिटर के लिए अगर रेजिस्टेंस आप लिखें तो उसकी वैल्यू होती है XC से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 1/ओमेगा c और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये वैल्यू बन गई आपकी I इज इक्वल टू V0/XC साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। V0/XC मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट के टर्म हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ये जो करंट आया है, करंट की जो इक्वेशन आई है और यहाँ पे जो वोल्टेज की इक्वेशन है, इसको देख करके हमको ये पता चल रहा है कि जो करंट है दैट इज लीड कर रहा है। जैसे यहाँ पे ओमेगा टी है, लीडिंग बाई, यहाँ पे क्या है π/2 प्लस ओमेगा टी है। इसका मतलब ये लीड कर रहा है बाई π/2 फेज। जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 फेज में आगे है, लीड कर रही है। तो इसका यूज़ करके आपको ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या, कौन सा ग्राफ? अगर मान लीजिए वेव ग्राफ आपसे पूछें, वेव डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाए तो क्या बनाएंगे आप? इस तरीके से ये आप दिखा देंगे, किसको? करंट को दिखा देंगे। और इस तरीके से आप किसको दिखाएंगे? π/2 फेज से आगे। ये वाला जो है वो आपका V0 साइन ओमेगा टी मतलब वोल्टेज के लिए है, और ये डॉटेड लाइन से जो बना रहे हैं वो किसके लिए हो जाएगा? आपका करंट के लिए हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये π/2 फेज से ऊपर लीड कर रहा है। इस तरीके से आप फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें, जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि जो करंट है वो π/2 फेज से आगे है एज कम्पेयर टू द वोल्टेज। तो ये था हमारा कैपेसिटिव सर्किट की। ये सैम्पल पेपर के जो सोल्यूशन वीडियोस हैं आपके लिए यूज़फुल हैं। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स and like, subscribe to my channel. Thank you.